अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमने तलबा व तालिबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने FSC और FA का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा व तालिबात FA और FSC के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. So in the previous lecture we've discussed about the organ and organ system, and our today's topic is the individual whole organism. यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, बट दिस टॉपिक इज़ द इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था दैट द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, लाइफ का। एंड व्हेन द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर, तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। एंड व्हेन दीज टिश्यूज सिमिलर टिश्यूज आर कंबाइंड टुगेदर, तो हमारे पास क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे ये बात बताई गई है कि व्हेन द वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, जब फिर हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स, वेरियस ऑर्गन्स प्लांट्स में और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है एनिमल्स में आपस में असेंबल करते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? हमारे पास एक इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, द होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी एज फार एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न। जो होल ऑर्गेनिजम्स है ना, उसकी हर ऑर्गेनिज्म की अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, और इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज इन सर्टेन रिस्पेक्ट। जो ऑर्गेनिज्म है, होल ऑर्गेनिज्म, जो एक इंडिविजुअल जो है ना, वो अपने ही स्पीशीज के दूसरे मेंबर से डिफरेंट होगा। ठीक है, कुछ रिस्पेक्ट्स में, ठीक है, इन सम एस्पेक्ट्स कह सकते हैं। एंड द वेरियस फंक्शंस, प्रोसेसेस, एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर कोऑर्डिनेटेड। इंडिविजुअल में क्या होता है कि उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं ना, उन ऑर्गेनिज्म में वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। इन एन एनिमल ऑल द सिस्टम्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। वही बात दोबारा की गई कि एक और इन जानवरों में, इन एनिमल्स जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक कोऑर्डिनेशन में वर्क परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क परफॉर्म करते हैं। अकेला एक ऑर्गन इंडिविजुअल नहीं बना सकता, और ना ही एक अकेला ऑर्गन इंडिविजुअल को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो वेरियस ऑर्गन्स है वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, तभी हमारे पास जो है एक इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी। राइट, नेक्स्ट इज फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि जब फॉर एग्जांपल एक मैन है, ठीक है, वो कंटिन्यूस और हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है। आप अपने आप को कंसीडर कर लें, ठीक है, जब आप कोई रनिंग करते हैं, फास्ट कोई हैवी वर्कआउट करते हैं, तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और उस वर्कआउट में क्या क्या चीज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होती है? आपके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, योर मसल्स आर इन्वॉल्व इन दैट एक्सरसाइज, इन हार्ड वर्कआउट। आपके मसल्स इन्वॉल्व होने के, जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसको मसल्स को क्या ज़रूरत होती है? दैट योर मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन, ठीक है, इन केस ऑफ हैवी वर्कआउट। अब जब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी तो ज़ाहिर सी बात है आपका जब आप लोग वर्कआउट हैवी करते हैं तो आपका जो है ना वो सांस लेना, आपका रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो जब आपका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा? मोर ऑक्सीजन विल एब्जॉर्ब इन योर बॉडी। और ये रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है? हमारे लंग्स कंट्रोल करते हैं। अब आपने दो चीज़ें देख ली, मसल्स तो इन्वॉल्व हैं ही हैं, उसके साथ साथ क्या होगा? हमारा जब हमारे मसल वर्क करेंगे तो हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जो कौन कंट्रोल करता है? लंग्स। ठीक है, ये लंग्स के अंडर ये वर्क होता है। सेकेंडली, ये सब होने के साथ साथ जब हम लोग हैवी वर्कआउट करते हैं तो हमारी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। हार्ट बीट तेज़ हो जाती है मीन्स कि हमारा ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन कौन कंट्रोल करता है? द ब्लड सर्कुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय आवर हार्ट। ओके, एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। For instance, if a man is engaged in continuous and hard exercise, not only his muscles are working, but there is an increase in the rate of respiration and heartbeat to supply the muscles with increased oxygen and food which they need for continuous exercise. ठीक है,
अब इसमें कौन कौन सी चीज़ इन्वॉल्व थी, हमारे मसल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स लंग्स, हार्ट बीट मीन्स हमारा हार्ट भी इन्वॉल्व है। ये तीनों चीज़ें जो है ये इन केस ऑफ हैवी वर्कआउट आपस में कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। यही बात ऊपर लिखी गई है कि द वेरियस फंक्शंस प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कोऑर्डिनेटेड, आपस में कोऑर्डिनेट करके कोई भी फंक्शन कोई भी प्रोसेस होता है तो वो कोऑर्डिनेशन से होता है। नाउ नेक्स्ट, इन एनिमल्स द कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल्स में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन है ना वो होती है बाय द मींस ऑफ नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो पहले हमने प्रोसेस पढ़ा कि हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, मसल्स इन्वॉल्व है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो रही है, हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, राइट। नेक्स्ट, वेयर एज इन प्लांट्स ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज इज ब्रॉट अबाउट हार्मोन्स, जबकि प्लांट्स में ऐसा नहीं है, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम इज एब्सेंट, सो वहाँ पे रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज कौन करता है, हार्मोन्स करते हैं, ठीक है। देयर आर सर्टेन हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स जो कि रेगुलेशन करते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ की जो प्लांट्स में होती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल एंड इट इंटरैक्ट्स एंड रिस्पॉन्ड्स टू द एनवायरमेंटल चेंजेस एज अ होल। जो ऑर्गेनिज्म है ना वो अपने जो इन्वायरमेंटल चेंजेस को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन, राइट, दिस इज पॉपुलेशन। A population is a group of living organisms of the same species located in the same place at the same time. Population क्या है, population क्या है, it is the group of living organisms, ठीक है, having same species located in the same place at the same time. Population में क्या हमारे पास ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, सेम स्पीशीज का, ठीक है, जो भी मतलब उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगी वो सेम स्पीशीज से बिलोंग करती होंगी, एक ही प्लेस पे रह रही होंगी और एक ही वक्त में रह रही होंगी। इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल्स आर द नंबर ऑफ रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस, सेकंड एग्जांपल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास, एंड थर्ड एग्जांपल द ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। अब इसके अंदर एक एग्जांपल लेके उसको पॉपुलेशन की डेफिनेशन से रिलेट करते हैं। सपोज कर लेते हैं लाइक टेकिंग दिस एग्जांपल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास। अब आप अपनी क्लास को कंसीडर कर ले, सपोज जब आप मीन्स अपने स्कूल में आप लोगों की क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, पहली बात तो ये वो एक ग्रुप होता है स्टूडेंट का, कोई एक स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है देयर इज अ ग्रुप, और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और किसके और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, लाइक दीज आर होमो सैपियंस, मीन्स दे ऑल आर ह्यूमन, ठीक है, कोई प्लांट नहीं है, कोई एनिमल नहीं है, या कोई और स्पीशीज से बिलोंग नहीं करता, और एक ही प्लेस पे बैठे होते हैं, ठीक है, मीन्स क्लासरूम में बैठे होते हैं, एंड एट द सेम टाइम और एक ही वक्त में बैठे होते हैं, तो वो एक पॉपुलेशन कंसीडर की जाती है। यही पॉपुलेशन की डेफिनेशन है, इसी चीज़ को एक्सप्लेन मैंने आपको किया है एक एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स भी लेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इज अ पॉपुलेशन इज अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन दी ऑर्गेनिज्म। पॉपुलेशन क्या है, हायर लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पीछे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं ना उसमें पॉपुलेशन जो हायर लेवल है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से ऊपर वाला लेवल है। क्यों? बिकॉज हेयर इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर इन्वॉल्व, क्योंकि इसके अंदर पॉपुलेशन के अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज के ग्रुप है, लेकिन इंडिविजुअल में क्या था, हम सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल को कंसीडर कर रहे थे, उसके अंदर सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात की जा रही थी, लेकिन इसके अंदर एक ग्रुप की बात की जा रही है, दैट्स व्हाई इसको हमने हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर किया, हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर किया। This level of organization has its attributes which come into being by living together of a group of organisms of the same species. तो ये पॉपुलेशन के ये जो लेवल है हमारा, ठीक है, पॉपुलेशन, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं, पैरामीटर्स बताए गए हैं। सम ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड पॉपुलेशन प्रेशर। ये कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं पॉपुलेशन के। इनमें बेसिकली क्या बात डिस्कस की गई है, इसमें यही बताया गया है कि पॉपुलेशन की एज क्या होगी, उसमें उस पॉपुलेशन में फ्लो ऑफ जीन क्या है, ठीक है। ऑल दीज न्यू आर द न्यू पैरामीटर्स विच हैव अपीयर्ड ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा कि ये सारे पैरामीटर्स अपीयर होते हैं जहाँ भी पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है एक ऑर्गेनिज्म की, एंड यू विल स्टडी देम इन डिटेल इन पॉपुलेशन इकोलॉजी। हमारा आगे फर्दर एक चैप्टर है पॉपुलेशन इकोलॉजी, इसके अंदर हम ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक,
which is the community. So what is community? Community is the population of different species, plants and animals living in the same habitat forms a community. अब आपने पॉपुलेशन में पढ़ा था कि पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ दी सेम स्पीशीज, लेकिन यहाँ पे बात तो वही है, लेकिन सिर्फ इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट स्पीशीज। कम्युनिटी तब बनती है जब एक जगह पर डिफरेंट स्पीशीज रह रही होती हैं, और पॉपुलेशन तब होती है जब एक जगह पर सेम स्पीशीज रह रही होती हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम हैबिटेट फॉर्म्स अ कम्युनिटी। सपोज यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज उन्होंने बता दिया कि एक जगह पे प्लांट्स भी रह रहे हैं, एनिमल्स भी रह रहे हैं, एक तो दो पॉपुलेशन हो गई ऊपर से, पॉपुलेशन हो गई ऊपर से डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन है। ठीक है, प्लांट की भी पॉपुलेशन है, मीन प्लांट का भी ग्रुप है वहाँ पे रह रहा, वहाँ पे मतलब सर्वाइव कर रहा, और एनिमल्स का भी ग्रुप वहाँ पर रह रहा है। और तो ये दोनों ग्रुप तो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मीन पॉपुलेशन तो है लेकिन डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करती है, एक ही जगह पे रह रही है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इट फॉर्म्स अ कम्युनिटी। देन कम्युनिटी आर द डायनामिक कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कम्युनिटी को हम लोग डायनामिक कलेक्शन कहते हैं ऑर्गेनिजम्स की। क्यों? बिकॉज इन विच वन पॉपुलेशन मे इंक्रीज एंड अदर मे डिक्रीज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एबायोटिक फैक्टर। डायनेमिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इसको इसलिए कहा बिकॉज इट मे चेंज। ठीक है, एक पॉपुलेशन इंक्रीज करती है और दूसरी पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाती है, कभी दूसरी इंक्रीज करती है तो एक डिक्रीज कर जाती है, मीन जिसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है। किसकी बेस पे? ड्यू टू द फ्लक्चुएशन ड्यू टू चेंज इन एबायोटिक फैक्टर्स। अब हमारे पास फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, वन इज द बायोटिक फैक्टर्स एंड सेकेंड वन इज द एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स पे बेस होता है और जिसके अंदर लिविंग थिंग्स होती हैं, और एबायोटिक फैक्टर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। सपोज अब जहाँ यहाँ पे ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन एबायोटिक फैक्टर्स की बात की गई, तो एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हमारे पास? टेम्परेचर है, एयर है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये क्या करते हैं, इसकी बेस पे क्या होता है, एक पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है तो कभी दूसरी पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाती है। दैट्स वाई हमने कम्युनिटीज को क्या कहा, डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है, इन अ सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज कैन हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। सिंपल सॉरी एक लाइन मिस कर गई हूँ मैं। सम कम्युनिटीज आर कॉम्प्लेक्स, कुछ कम्युनिटीज कॉम्प्लेक्स होती हैं एंड वेल इंटर रिलेटेड, और आपस में इंटर रिलेट कर रही होती हैं, एंड अदर कम्युनिटीज में भी सिंपल, और कुछ कम्युनिटीज जो हैं बाकी कम्युनिटीज वो सिंपल होती हैं। अब सिंपल कम्युनिटी में क्या होता है, सिंपल कम्युनिटी में अगर कोई स्मॉलेस्ट कोई माइनर सा चेंज भी आता है ना, तो वो पूरी कम्युनिटी को इफेक्ट करता है, और जो इफेक्ट होता है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ड्रास्टिक इफेक्ट होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सिंपल की बात की जा रही है, सिंपल में ऐसे होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि इन फोरगोइंग अकाउंट मेक्स इट क्लियर दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी स्टडीड एट एटॉमिक, सबएटॉमिक, मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर। अच्छा, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारे पास जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको हम डिफरेंट लेवल्स पे जाके, ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट लेवल्स पे जाके स्टडी कर सकते हैं। लाइक वी कैन स्टडी इट एट सबएटॉमिक लेवल, एटॉमिक, मैक्रोमॉलिक्यूलर, ऑर्गेनेली, सेल टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल, इन सब पे इसको डिस्कस कर सकते हैं, इस सब पे जाके इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके अलावा हम इसको एज अ इंडिविजुअल कंसिडर करके भी समझ सकते हैं, एज अ पॉपुलेशन कंसिडर करके भी स्टडी किया जा सकता है, कम्युनिटी के तौर पे भी, पार्ट ऑफ कम्युनिटी कंसिडर करके भी स्टडी किया जा सकता है। ठीक है, इन्होंने नीचे बताया गया है वही सारी बात बताई गई है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वी कैन आल्सो look at it as an individual, as a part of population of similar individual, and as a part of community that includes other population, and as a part of community of an ecosystem which includes abiotic factor as well as living organism. Figure 1.2, फिगर 1.2 वही है पीछे जो मैंने आपको फ्लोशीट डायग्राम लेक्चर नंबर 1 में आपको करवाई। The next thing is that the organism's interaction can take many shapes. It may be predation, parasitism, commensalism, mutualism and competition. अब ये इधर जितनी भी टर्म्स लिखी हैं, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कोमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, इसमें बेसिकली ये बात है कि अगर ऑर्गेनिज्म जो जहाँ रहते हैं वो खुद को भी फायदा पहुंचाते हैं और जहाँ वो रहते हैं उनको भी फायदा पहुंचाते हैं, ये सारी इसमें बेसिकली ना रिलेशन बताया गया, तो इंटरेक्शन बताया गया ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। ये जो है ना टर्म सारी, ये भी हम अपने फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट फर्दर, इसमें सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिविंग बर्ड इन स्पेस। लिविंग बर्ड इन स्पेस, सो द लिविंग बर्ड ऑफ टुडे इज इनॉर्मस इन साइज। आज की जो दुनिया है हमारी ये इनॉर्मस मीन्स ह्यूज है, बहुत बड़ी है साइज में। इट हैज़ बीन रिप्रोड्यूसिंग एंड इवॉल्विंग सिंस द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन ऑन दिस प्लेनेट।
टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें बताया गया है कि जैसे जब से ये दुनिया बनी, इसमें बेसिकली ना बायोस्फीयर की बात की गई है कि हाउ द लाइफ स्टार्ट्स, ठीक है। जब से ये दुनिया बनी तो कितने ऑर्गेनिज्म आए, कैसे रिप्रोड्यूस होते गए, ठीक है, कैसे वो उनमें एवोल्यूशन आती गई, ठीक है। ये बातें इसमें बताई गई हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और बताया गया है नेक्स्ट में कि टुडे ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अबाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और आज जो है ना इस दुनिया के सारे हिस्से जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से घिरे हुए हैं, मतलब हर जगह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस कैन बी स्टडीड थ्रू बायोम्स, ठीक है। हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेस में उसको हम स्टडी करते हैं थ्रू बायोम्स। सो बायोम को देख लेते हैं। A biome is a large regional community primarily determined by the climate. बायोम की अच्छा, सबसे पहले बायोम के वर्ड को देख लेते हैं। बायोम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन इज द बायो विच मीन्स लाइफ एंड ओम मीन्स मैस, ठीक है। बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। बायोम जो है ये एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी है। रीजनल मीन्स इलाकाई कम्युनिटी है, ठीक है। प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट मीन्स दैट के जो क्लाइमेट है ना वो डिसाइड करता है कि उस एरिया में किस तरह के, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे या किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स उस जगह पे रहेंगे, ठीक है। क्लाइमेट डिसाइड्स दैट विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल सर्वाइव देयर, ठीक है। वो क्लाइमेट डिसाइड करेगा कि हमारे पास जो रीजनल कम्युनिटी है, एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। It has been found that major types of plants determines the other kinds of plants and animals. These biomes have therefore been named after the type of major plant or major features of an ecosystem. अब इन बायोम को किस तरह नेम दिया गया है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेजर प्लांट जो है वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसकी बेस पे इन बायोम्स को हम नेम दे देते हैं, ठीक है। उसी बेस पे इसको स्टडी करते हैं और उसके अंदर जो इकोसिस्टम में मेजर फीचर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम उसकी बेस पे हम बायोम्स को जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट बायोम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और फिर उन्हीं बायोम्स को हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए। द मेजर बायोम ऑफ द वर्ल्ड यू विल बी स्टडी इन दी चैप्टर ऑफ इकोलॉजी। फिर आगे जो पॉपुलेशन इकोलॉजी का चैप्टर है उसके अंदर हम लोग ये बायोम्स को भी स्टडी करेंगे। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे हमारे पास सपोज कर लें एक डेजर्ट बायोम है। डेजर्ट में जिस तरह की प्लांट्स होंगे, वैसे तो वहाँ पे प्लांट्स की बहुत थोड़ी अमाउंट प्रेजेंट होती है, ठीक है, बहुत, लेकिन वहाँ पे जिस तरह के प्लांट्स होंगे, जिस तरह के वहाँ पे एनिमल्स सर्वाइव कर रहे होंगे वो यहाँ नहीं कर सकते। इसकी सेकेंड एग्जांपल जैसे और हमारे पास एक मैरीन बायोम है। समुंदर में देख लें, समुंदर में हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते और जो फिशेस है वो लैंड पे सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इसी तरह जो है ना क्लाइमेट डिसाइड करता है वहाँ का कि वहाँ पे किस तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, उसको देख लेते हैं। Since the time of origin of life on this planet, the various organisms were evolved and dominated this planet during the various periods of geological time chart. अब इसमें क्या बताया गया है कि जब से ये दुनिया बनी है तो इसमें भी बेसिकली वही बात है जैसे हमने लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस पढ़ा कि कैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, ठीक है। जब से ये दुनिया बनी है तो तब से मतलब कैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो रहे हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, कौन से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, किस, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हमने वही चीज़ें देखनी है बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने टाइम के अकॉर्डिंग जियोलॉजिकल टाइम चार्ट उन्होंने लिखा हुआ है, वो उसके अकॉर्डिंग देखना है कि किस टाइम पीरियड में हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स आए, कब उनकी डेथ हुई, ठीक है, कब वो एक्सटिंक्ट हो गए, कब दूसरे ऑर्गेनिजम्स आए, किस तरह के ऑर्गेनिज्म किस टाइम में आए। इसमें हमने वो सारी चीज़ें देखनी है बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स कि हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उन सब चीज़ों को देखना है। अच्छा, अब नेक्स्ट होता है कि दिस हैज़ बीन फाउंड बाय एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिस्कवरी एंड स्टडी of fossils which allow biologists to place organisms in the time sequence. अच्छा, होता क्या है जब भी हमारे पास जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पुराने ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है और जो उनका एक्सटिंक्ट होते हैं ना वो एक्सटिंक्टेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आगे फॉसिल्स में, ठीक है। फॉसिल्स क्या है? बेसिकली फॉसिल्स आर द डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। यहाँ पे भी बताया गया इन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की बेस पे हम उसको स्टडी करते हैं। फॉसिल्स की वजह से ही फॉसिल्स को ही बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है ये बात का पता लगाने के लिए कि किस पीरियड में कौन से ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट किए और कब कौन से ऑर्गेनिजम्स एक्सटिंक्ट हो गए।
study of fossils which allow biologists to place organisms in the time sequence. As geological time passes and new layers of sediments are laid down, sediments means that sediments बोलते हैं remaining of the dead plants, ठीक है, dead plants and animals. वो उन्होंने कहा है कि जब भी मतलब जो older organism है वो जो है डीपर जाते गए और उसके बाद जो न्यू ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पास रिसेंटली डाइड ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनकी लेयर सबसे टॉप पे होगी, जो बहुत ही पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत पहले मर चुके हैं उनकी जो है वो बहुत डीपर डाउन द अर्थ उनके फॉसिल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। ओल्डर ऑर्गेनिजम्स गोज डीपर प्रेजेंट इन द डीपर लेयर और जो हमारे पास रिसेंट है वो रिसेंट लेयर में प्रेजेंट होंगे। अच्छा, नाउ कहाँ पे थे हम? यस, एज द जियोलॉजिकल टाइम पासेस एंड न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर लेड डाउन, द ओल्डर ऑर्गेनिज्म शुड बी इन डीपर लेयर, ओल्डर ऑर्गेनिज्म डीपर लेयर में होंगे एंड इट प्रोवाइडेड द सीक्वेंस ऑफ द लेयर्स हैज़ नॉट बीन डिस्टर्ब, और जो सीक्वेंस पहले से बनी हुई है उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया तो हम उसको इजीली उसका पता लगा सकते हैं। इन एडिशन इट इज़ पॉसिबल टू डेट एज रॉक्स बाय कंपेयरिंग द अमाउंट्स ऑफ सर्टन रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स दे कंटेन। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स क्या होते हैं? दीज आर दी आइसोटॉप्स दैट एमिट रेडिएशंस, ठीक है, और उन रेडिएशंस की बेस पे हम पता लगा सकते हैं वो उसमें से जो रेडिएशंस एमिट होंगे उससे हमें पता चल सकता है। अच्छा, होता क्या है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ मीन्स ऐसी लाइफ जो खत्म नहीं होती, लाइक अगर वो सपोज हमारे पास कोई 10 ग्राम पीस है हमारे पास किसी चीज़ का, वो खत्म हो जाता है तो हमारे पास कुछ ईयर्स के बाद वो 5 ग्राम रह जाता है, कुछ ईयर्स के बाद 0, उसके बाद वो नेगेटिव में चला जाता है, बट उसकी हाफ लाइफ खत्म नहीं होती, वो फॉसिल्स की फॉर्म में फिर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, लेकिन वो किसी ना किसी अमाउंट में लाइक उसके ट्रेसेस जो है वो डीपर डाउन दी अर्थ हमें मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। सो दी ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैव लेस ऑफ द स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप, वही बात की जो ओल्डर सेडिमेंट लेयर्स हैं जो सबसे डीप पे हैं उनके अंदर लेस स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होंगे देन दी यंगर लेयर, जो रिसेंटली डाइड ऑर्गेनिज्म यंगर लेयर में प्रेजेंट होंगे उनके मीन्स उनमें जो है वो ज़्यादा होंगे, यंगर लेयर्स में स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की अमाउंट, और जो डीपर में है उनमें कम होंगी। अ कंपैरिजन ऑफ द लेयर्स गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द रिलेटिव एज ऑफ द फॉसिल्स फाउंड इन द रॉक्स, therefore the fossils found in the same layer must have been alive due to the same geological period। अब उन्होंने ना यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया गया जिसकी बेस पे हमें उन्होंने समझाया हुआ है कि कौन से चलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट द टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द वेरियस जियोलॉजिकल पीरियड्स। इस ग्राफ के जरिए उन्होंने हमें एक आइडिया दिया गया है कि कैसे जो है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म से हमारे पास एवोल्यूशन होती गई और किस टाइम पीरियड में हमारे पास प्लांट्स, किस टाइम पीरियड में हमारे पास एनिमल कौन कौन से आते गए। इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे पास है ये एरा, इस वाले में हमें उन्होंने बताया गया एरा एंड पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। हमारे पास उन्होंने यहाँ पे 4 एराज हैं, ठीक है, सिनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा एंड द प्रोटेरोजोइक एरा। यहाँ पे हमें ईयर्स बता दिए गए हैं, ठीक है, लाइक 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 600 मिलियन ईयर्स अगो एंड सो ऑन। ये प्लांट्स एनिमल्स का बताया गया है और ये हमारे पास है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एज यू ऑल नो दैट द ऑर्गेनिज्म कहाँ से स्टार्ट हुए थे, फ्रॉम द, जैसे मैंने आपको बताया था कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप वहीं से अंदाजा लगा लें कि हमारे पास जो सबसे सिंपलेस्ट, जो सबसे फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो था यूनिसेलुलर, मीन्स दैट इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द सिंगल सेल, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द वन सेल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे अबाउट 3000 मिलियन ईयर अगो हमारे पास जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था उससे फिर हमारे पास 3 लाइफ स्टार्ट हुई। वन इज द प्लांट्स, वन इज द एनिमल्स एंड द थर्ड वन इज द इनवर्टिब्रेट्स। ये हमारे पास 3 लाइफ जो है ना ये स्टार्ट हुई थी। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये जा रही है प्लांट्स की तरफ। सबसे पहले ये देख लेते हैं प्लांट्स में क्या हो रहा है। ओके, फर्स्ट इज द एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट मींस फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ये कहाँ पे सबसे पहले डिवेल्प हुए थे? ये थे डिवेल्प हुए मींस इनका स्टार्ट कहाँ से हुआ? मेसोजोइक एरा में, ट्रायसिक पीरियड में। एज यू सी दैट दिस टिप, ये टिप जो है यहाँ पे बता रही है कि 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये इवॉल्व होना स्टार्ट हुए और अब ये डिवेलप कब हुआ है? सीनोजोइक एरा में, और अभी तक ये डिवेलप हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लांट। प्लांट सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स हैं, ये कब डिवेलप हुए? पैलियोजोइक एरा में, ठीक है, ये पैलियोजोइक एरा में डिवेलप हो रहे हैं। उसके बाद ये जो ये जहाँ से इसका ये फ्लो कम हो जाता है, इस ये बता रहा है कि यहाँ पे अब जो है ना ये प्लांट्स डोमिनेंट नहीं रहे, अब इनकी डोमिनेंसी कम होगी। ये कब से कम हुई है? ये मेसोजोइक एरा के बाद ये जिम्नोस्पर्म डोमिनेट नहीं रहे, ठीक है। देन वी हैव द फर्न्स। फर्न्स को क्या बताया? कोल फॉर्मिंग एज स्पोर बियरिंग ट्रीज।
जिम्नोस्पर्म हमारे पास कब बने, जिम्नोस्पर्म कब डोमिनेट हुए हैं, पैलियोजोइक एरा में। उसके बाद से ये डोमिनेट होना ख़त्म हो गए, ठीक है। मीन्स इनकी थोड़ी सी रेशो कम हो गई। कहाँ से, मीजोजोइक एरा से इनकी रेशो कम होना स्टार्ट हो गई है। ये थोड़ा सा फंजाई एंड एज ऑफ एल्जाई का बताया गया है, ठीक है। अब सेकंड पे मूव ऑन कर जाते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, ये हमारे पास स्टार्ट हुए हैं ऑर्डोविशियन पीरियड से, ठीक है। ये पीरियड्स बताए गए हैं एंड दिस इज द एरा। उसके बाद ये थोड़े से डोमिनेट रहे हैं और इसके बाद इनका थोड़ा सा कम हो गई है रेशियो एंड अगेन दीज आर नाउ डोमिनेटिंग। नाउ एनिमल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैमल्स देख लेते हैं। मैमल्स भी पैलियोजोइक एरा से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, और अभी तक ये डोमिनेट कर रहे हैं। देन वी हैव द बर्ड्स। बर्ड्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, मीजोजोइक एरा से बर्ड स्टार्ट हुए हैं। ये देखें, ये मीजोजोइक एरा से बर्ड स्टार्ट हुए हैं। एक मिनट में ये सारा रेस कर देती हूँ, ठीक है। बर्ड्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, फ्रॉम दी मीजोजोइक एरा से स्टार्ट हुए हैं और अब ये डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द मैमल्स। मैमल्स कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, फ्रॉम दी पैलियोजोइक एरा 270 मिलियन ईयर्स अगो एंड नाउ दीज आर डोमिनेटिंग। ये रेप्टाइल्स की बात की गई है, तो ये एज ऑफ रेप्टाइल्स बताई गई है। फिर एम्फीबिया, एज ऑफ एम्फीबिया, ये जितने भी ये इन्होंने हमें ये चार्ट दिया गया है ना, ये जो इसकी टिप है ये शो कर रही है हमारे पास कि ये इवॉल्व कब होना स्टार्ट हुए, ठीक है। दीज थिंग्स आर शोइंग दैट व्हेन इट स्टार्ट इवॉल्व। और ये जो थोड़ा सा ये जहाँ से ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम आ जाता है ना इसके अंदर, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ें डोमिनेट होती गई हैं और उसके बाद फिर से ये थोड़ी सी कम होती गई हैं, ये यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे इस फिगर में, इस ग्राफ में हमें ऐसी चीज़ें बताई गई हैं। सिंपल उन्होंने बताया गया है इसको, बहुत ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है कि जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म था उससे कैसे लाइफ इवॉल्व हुई, किस एरा में लाइफ इवॉल्व हुई और कौन से टाइम पीरियड में इवॉल्व हुई, लाइक 2000 मिलियन ईयर्स अगो, 270 मिलियन ईयर्स अगो, कब प्लांट्स बनना स्टार्ट हुए और प्लांट्स की कौन कौन सी कैटेगरी सबसे पहले बनी। देन एनिमल्स, एनिमल्स की कौन कौन सी कैटेगरी कब बनी, ठीक है। फिशेस सबसे पहले बनना स्टार्ट हुई, इन्वर्टिब्रेट्स बनना स्टार्ट हुए, देन एम्फीबिया बनना स्टार्ट हुए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिर मैमल्स और बर्ड्स लास्ट पे, ठीक है, बर्ड्स लास्ट पे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। दी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइलेटिक लिनिएज। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, now let's discuss some important objectives and short questions. Our first objective is various organs in plants and various organ systems in animals are assembled together to form an species, ecosystem, organism, all of these. हमने अभी पढ़ा कि जो इंडिविजुअल और होल ऑर्गेनिज्म में हमने ये फर्स्ट लाइन थी कि जब वेरियस ऑर्गन्स प्लांट्स में और वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स, ठीक है, आपस में असेंबल करते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है सेकंड वन, अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी डिटरमिन्ड बाय द क्लाइमेट इज कॉल्ड एज बायोम, कम्युनिटी, बायोस्फीयर, पॉपुलेशन। हमने ये भी पीछे पढ़ा है बायोम में, लिविंग वर्ड इन स्पेस में कि किसी भी एरिया के अंदर क्लाइमेट डिसाइड करता है कि वहाँ पे किस तरह के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोम, ठीक है। जो मैंने आपको डिफरेंट बायोम्स भी बताए हैं, ठीक है, मेरीन बायोम एंड डेजर्ट बायोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, और फर्स्ट वाले का है सी, दिस वन। ओके, नेक्स्ट वी हैव द शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या है, सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मैंने आपको बताया दैट पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ दी सेम स्पीशीज, ठीक है, लिविंग एट अ सेम प्लेस एंड एट द सेम टाइम। हमने पीछे इसकी पॉपुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वी हैव द डिफरेंशिएट बिटवीन द कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। डिफरेंस इसमें यही है कि जो पॉपुलेशन है उसके अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट होता है लेकिन सेम स्पीशी का, लेकिन कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी में भी पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती हैं लेकिन डिफरेंट पॉपुलेशंस मींस डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं। उसमें भी ग्रुप है और इसमें भी ग्रुप है, लेकिन इसमें डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज, जबकि पॉपुलेशन में सेम स्पीशीज का ग्रुप होता है। नेक्स्ट वी हैव दी एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। एट्रीब्यूट्स वही पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया जिसके अंदर था जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज, पॉपुलेशन प्रेशर एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। The next question, question number 4, we have the what are the types of community. Community की types क्या हैं, community की types वही that some communities are simple and the other communities are complex, ठीक है। And the fifth question is biome. Biome की definition ऊपर भी लिखी गई है।
A large regional community which is determined by its climate is called as biome. इसमें आप थोड़ी सी एग्जांपल्स लिख दीजिएगा क्योंकि अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज बायोम, एक्सप्लेन विद गिव सम एग्जांपल्स, तो आप उसके एग्जांपल में मेरीन बायोम लिख दीजिएगा, डेजर्ट बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और माइक्रोबियल बायोम. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.